नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जी हां, सीबीएसई 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं। cbse.nic.in पर रिजल्ट आप जाकर देख सकते हैं। cbse.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर जिसमें सीबीएसई 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं। 94.54% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं और इस तरह लाखों स्टूडेंट का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी वे रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो कि cbse.result.nic.in या फिर cbse.nic.in पर अपना रिजल्ट यानी परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को नतीजे देखने के लिए रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल कोड की जरूरत होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे ऐसे चेक करें। अब आप तक ये जानकारी भी कि आप कैसे जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले सीबीएसई का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट यानी कि cbse.gov.in यानी कि या फिर cbse.result.nic पर लॉगिन करना होगा। दूसरा स्टेप यह है कि आप यहां होम पेज पर सीबीएसई 12th रिजल्ट टर्म 2022 जहां नजर आएगा आपको। नतीजों के आने के बाद ये लिंक एक्टिव हो जाता है और इस पर आपको क्लिक करना है। अपना रोल नंबर और जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहां लिखें और फिर लॉग इन करें। आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप चाहें तो भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी लेकर रख सकते हैं। अब वो परीक्षा परिणाम भी जरा जान लीजिए। 94.54% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं जबकि लड़कों का प्रतिशत 91.93% रहा। यानी इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। सीबीएसई 12वीं के नतीजे सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। वो साल 1945 का अगस्त का महीना था। तारीख थी 6 और 9 अगस्त। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए। हिरोशिमा में 1,29,000 जबकि नागासाकी में 2,26,000 लोगों की मौत हो जाती है। हम 77 साल पहले की घटना और एटम बम का जिक्र आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एटम बम बनाने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही रसायन भारत नेपाल सीमा के पास विराटनगर से बरामद किया गया है। यूरेनियम को तस्करी के जरिए नेपाल से भारत लाया जा रहा था और इसीलिए सवाल उठता है कि तस्करी कर यूरेनियम भारत आखिर क्यों लाया जा रहा था। आखिर तस्करों और यूरेनियम मंगाने वालों की मंशा क्या थी? क्या भारत को दहलाने की कोई साजिश रची जा रही है? तो अररिया से सटे नेपाल के विराटनगर में आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ ने यूरेनियम जैसा दिखने वाला 2 किलोग्राम रसायन के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाल पुलिस ने फिलहाल जब्त रसायन को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है जिससे पता लगाया जा सके कि ये रसायन आखिर है क्या। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि 2 किलोग्राम संदिग्ध रसायन क्या है और इसे किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला था। वहीं गिरफ्तार 15 लोगों से नेपाली पुलिस सख्ती से पूछताछ में भी जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि नेपाल की करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा अररिया जिले से सटती है, उससे लगती है। लिहाजा यूरेनियम जैसा प्रतीत होने वाला रसायन अगर यूरेनियम ही निकलता है तो ये भारत के लिए रेड अलर्ट साबित होगा क्योंकि खुली सीमा से हर प्रकार की तस्करी होते ही रहती है। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी अब इस रसायन की जांच पर और इसके परिणाम पर नजर बनी हुई है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूरेनियम जैसा रसायन का मिलना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय खुला हुआ नेपाल और भारत का सीमा है, उसके अंदर इस तरह का
प्रतिबंधित जो यूरेनियम है इसका आना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये यूरेनियम भारत के अंदर आंध्र प्रदेश में मिले हैं, जिसके बाद भी हमारी भारत सरकार को अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर से आयात करना पड़ता है। लेकिन इस यूरेनियम को अगर गलत आदमियों के हाथ में चला जाए तो उसमें नक्सली भी हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, और कोई भी ऐसे लोग जो देशद्रोही होते हैं, जो अपने नापाक इरादों से आंतरिक सुरक्षा और देश के माहौल को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब इस रसायन के मिलने के बाद से चिंता का उभरना या चिंता पेशानी पर आना वाजिब है, लाजमी है। हालांकि इस वक्त जांच की जा रही है कि आखिर ये यूरेनियम जैसा दिखने वाला रसायन है क्या और इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाना था। इसलिए 15 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल सामने आने के बाद एक बार फिर से नेपाल और सीमावर्ती इलाके की जमीन पर स्लीपर सेल के पैर जमाने की गुंजाइश नजर आ रही है। इसकी पुष्टि दरअसल इस बात से भी होती है कि 2018 के सितंबर में मुंबई समेत भारत के 7 शहरों में बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सुनसरी में एक शूट आउट में हत्या कर दी गई थी। वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। खुर्शीद भारत से भागे आतंकियों को नेपाल में शरण भी देता था। नेपाल बॉर्डर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर पर। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी भारत जो नेपाल का पिलर संख्या है 120 PP 68 के नज़दीक में है। हम बता दें कि फुलवारी शरीफ आतंकी मॉडल सामने आने के बाद जो है एक बार फिर से नेपाल की ज़मीन पर स्लीपर सेल के पैर जमाने की गुंजाइश नज़र आ रही है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि सितंबर 2018 में मुंबई समेत भारत के 7 शहरों में बम ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम की सुनसरी में एक शूट आउट में हत्या कर दी गई थी। वह पाकिस्तान में बैठे इंडियन मुजाहिदीन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से उस व्यक्ति का सीधा संबंध था। ISI के जरिए उसने पाकिस्तान में छापे गए करोड़ों रुपए भारतीय इलाके में खपाए थे। दरअसल वह कई संदिग्धों को, कई आतंकियों को भारतीय इलाके से जो फरार हो जाते थे आतंकवादी, उसको नेपाल के इलाके में पनाह देता था और उसकी वह नागरिकता भी वो बनाता था। तो फुलवारी शरीफ केस में जिस तरीके से जो नाम सामने आया है SDPI और PFI का, उसके बाद खुफिया एजेंसी जो है दरअसल नेपाल के इलाके जो अररिया से बिल्कुल सटा हुआ है, नेपाल के इलाके में भी सक्रिय भूमिका दिखा रही है। दरअसल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नेपाल की ज़मीन और सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पर स्लीपर सेल कैसे अपने पैर जमा रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। अब जरा ये जान लीजिए, जिस यूरेनियम को लेकर इस वक्त ये चिंता गहरा गई है, अगर जांच में ये यूरेनियम निकलता है तो इसको लेकर खुफिया एजेंसियों को और जांच एजेंसियों को भी किस तरह की रणनीति बनाकर काम करना होगा, जिस पर अब सब परिणाम पर नजर लगाए हुए हैं। यूरेनियम आखिर है क्या, इसे जानना जरूरी हो जाता है। यूरेनियम बेहद खतरनाक रसायन है, इसके बावजूद इसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आखिर क्या है यूरेनियम, इसे जान लेते हैं। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये सुंदर, सफेद और चमकदार धातु है। खुले में रखने से इसमें आग लग जाती है। यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक भी धातु है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। अब जरा ये समझते हैं कि यूरेनियम कितना महत्वपूर्ण और कितना खतरनाक धातु है और क्यों ये इतना अहम हो जाता है। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में बतौर ईंधन के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल कर इससे बिजली बनाई जाती है और बहुत थोड़े से यूरेनियम से भारी मात्रा में बिजली पैदा होती है। संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए भी किया जाता है। कितना ताकतवर है यूरेनियम, जरा यह भी जान लीजिए। यूरेनियम की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरेनियम की 7 ग्राम की गोली से
3.5 बैरल तेल के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी पैदा होती है। यूरेनियम की 7 ग्राम की गोली से 807 किलो कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा होती है। अब यही मात्रा अगर 1 किलो की हो, 1 किलो यूरेनियम से 24,000 मेगावाट जितनी बिजली पैदा की जा सकती है। और इससे इसकी ताकत का, इसकी क्षमता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना खतरनाक है ये यूरेनियम। यूरेनियम से पूरी दुनिया को रोशन किया जा सकता है, तो इससे पूरे दुनिया को सदियों के अंधेरे में धकेला भी जा सकता है, यानी इसे तबाह किया जा सकता है। दुनिया का विनाश इससे हो सकता है। यूरेनियम से नरसंहार का सामान यानी कि एटम बम बनाया जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था और 2 शहरों को बर्बाद करने में 64 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल उस दौरान किया गया। 64 किलो यूरेनियम का महज 0.002% ऊर्जा उत्सर्जित हो सकी थी। और उससे विनाश लीला क्या थी, इसको सब जानते हैं। 20 किलो यूरेनियम से पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। यूरेनियम का एक छोटा सा कण भी बेहद खतरनाक होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार है और पूरी दुनिया का 29% यानी कि 17 लाख टन यूरेनियम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कितना महंगा है ये यूरेनियम। 1 किलो यूरेनियम की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। नेपाल में अब इस रूप में अंदाजा लगाइए 2 किलो यानी कि 6 करोड़ का यूरेनियम बरामद किया गया है और इसीलिए यह सबके लिए परेशानी का सबब इस वक्त है। उसे कोर्ट में पेश किया गया और सूत्रों के मुताबिक मरगूब से पूछताछ में कई अहम जानकारी और सुराग सामने हैं। पुलिस ने गजवाए हिंद से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए अब टीम गठित कर दी है, जो 4 राज्यों में जाकर छापेमारी करेगी। मरगूब से एटीएस, एनआईए, आईबी और रॉ ने पूछताछ कर ली है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियां उसे रिमांड पर भी ले सकती हैं। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल समेत बिहार में आतंक की सभी मॉड्यूल की जांच की जिम्मेदारी एटीएस ने ले ली है। और आतंक के इलाकाओं की तरफ से किए गए 10 बड़े खुलासे क्या हैं, वो भी जरा जान लीजिए। ताहिर उर्फ मरकूब का पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन से कनेक्शन सामने आ चुका है। दोहा और टर्की तक से इसके तार जुड़ चुके हैं, यानी सिर्फ देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी ये लोग किस तरह से एक्टिव हैं, इसकी बानगी सामने है। ताहिर उर्फ मरकूब के तार गजवाए हिंद से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाकर ये शख्स एक्टिव भी था। इसका एडमिन ये खुद था। ताहिर लंबे वक्त से सोशल प्लेटफॉर्म पर बेहद सक्रिय रूप में यहां पर नजर आया। ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लोग जुड़े हुए थे। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप में भी ताहिर का नाम सामने आ चुका है। अतहर परवेज पर मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब सबकी जिम्मेदारियां भी दे दी गई थी कि आपको करना क्या है। अब तक 15 से लेकर 20,000 युवाओं को ये लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। अरमान मलिक की बात कर लें तो आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए फंड इकट्ठा करने का काम अरमान मलिक की तरफ से किया जा रहा था। संगठन से जुड़े हुए दफ्तरों को फंडिंग कैसे होगी, ये जिम्मेदारी अरमान मलिक के ऊपर थी। अब जरा ये जान लीजिए कि एटीएस क्या है। एटीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। हिंदी में इसे आतंकवाद निरोधक दस्ता कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य काम जो है वो आतंकवाद को रोकना है। एटीएस आतंकवाद से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर रणनीति के साथ काम करती है। एटीएस की टीम आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। इसकी स्थापना 1990 में मुंबई शहर में की गई। अब जरा ये जान लीजिए कि एटीएस कार्य आखिर कैसे करता है। एटीएस भारत के हर हिस्से में काम करती है। ये आईबी और रॉ जैसी बड़ी एजेंसियों से मिलकर काम करती है। ये एजेंसियां आपस में सूचनाओं का आदान और प्रदान करती हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम इन एजेंसियों की तरफ से भी किया जाता है। ये नकली नोटों के रैकेट का पता लगाने का काम भी करती हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना भी इनकी ड्यूटी का हिस्सा है। माफिया और मानव तस्करी को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका एटीएस की तरफ से निभाई जाती है।
गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से 10 किलोग्राम अफीम को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अफीम की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और सभी आरोपी बिहार के ही रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रतिबंधित चीजें दीमापुर से हावड़ा लेकर जा रहे थे। और अब बात इतिहास के नए अध्याय की, जो भारत के इतिहास में जुड़ चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी जीत हासिल की है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू के चेहरे के आधार पर बीजेपी ने विपक्षी एकता में एक बड़ी सेंधमारी की। मुर्मू के पक्ष में 14 राज्यों के 121 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा तक किया जा रहा है और खास तौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई जहां पर कांग्रेस सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने भी इस राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। 2022, 2023 और 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के लिए यह खतरे की घंटी है। बिहार में 6, गोवा में 4, हिमाचल में 2, मेघालय में 7, अरुणाचल और हरियाणा की बात करें तो एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत 2024 के संकेत दे रहे हैं। अगर नतीजे को गौर से देखा जाए तो आपको यह पता लगेगा कि बीजेपी को 2024 जीत का फॉर्मूला मिल गया है और ये वो जश्न की तस्वीरें हैं। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, उसके बाद आदिवासी समाज, बीजेपी कार्यकर्ता, तमाम लोगों के अंदर खुशी और जश्न की ये तस्वीरें सड़कों पर नजर आई, कार्यालय में नजर आई। और पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए पहुंचे। इस जीत के बाद आदिवासी समाज अपने पारंपरिक वेशभूषा और परिधानों में ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करता, जश्न मनाता नजर आया। तो इस जीत के साथ ही बीजेपी 2024 पर जहां लक्ष्य साध रही है, उसे अब बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। तो बीजेपी को 2024 जीत का फॉर्मूला मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हरा दिया है। द्रौपदी मुर्मू को कुल 64 वोट मिले, प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। 64% वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलता है और सिर्फ 34% वोट जो है यशवंत सिन्हा को मिला। तीसरे राउंड की गिनती के साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल कर लिया था। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो 4754 वोट में 2824 वोट उन्हें मिले। वोट की कुल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 6,67,803, जबकि दक्षिण भारत से हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत से भी व्यापक समर्थन द्रौपदी मुर्मू को हासिल हुआ। प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा 3 राज्यों में शून्य हो गए। यशवंत सिन्हा को आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में वोट मिला ही नहीं। मधुबनी के घोखरडीहा से खबर आ रही है, जहां पर मुखिया की लापरवाही की वजह से पूरे गांव के लोग इस वक्त परेशान हैं। गाराटोल गांव में जो पीसीसी सड़क बनाई जा रही है, उसे आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया। सड़क निर्माण का काम छोड़ा भी ऐसे गया कि गांव के लोग को बारिश के अब मौसम में परेशानी हो रही है। गांव में दोनों तरफ से योजना के तहत मुखिया ने जो सड़कें बनवाई हैं, वो बीच में लाकर कुछ हिस्से तक छोड़ दिया गया। अब बारिश के इस मौसम में यहाँ पर पानी जमा हो चुका है और इस पानी के बीच ही लोग आवाजाही करने को विवश हैं। गाराटोल गांव के लोगों का यह आरोप है कि मुखिया ने पीसीसी सड़क निर्माण की राशि उठाकर इसे आधा अधूरा ही छोड़ दिया। बीडीओ से गांव के लोगों ने अब लिखित शिकायत की है। देश में पहली बार ऐसा चिड़ियाघर बनने जा रहा है जिसमें विदेशी जानवर रखे जाएंगे। जी हां, ये चिड़ियाघर बनने जा रहा है बिहार के अररिया में, जो जल्द दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा।
इस चिड़ियाघर में जानवर दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे, जिसकी जानकारी बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने दी। ये चिड़ियाघर लगभग 300 एकड़ में बनाया जा रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। शायद देश में ऐसी पहली बार हो रही है जब बिहार में विदेशी जानवरों का चिड़ियाघर बनेगा। सुनने में आपको भी हैरानी होगी, हमें भी हैरानी हुई थी, लेकिन ये सच है। बिहार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, क्या है ये योजना? देखिए, बिहार में दूसरा जू बनने का पहले से घोषणा हुआ है, जो अररिया में बनना है। तो वहाँ विभाग का ये प्लान है कि जब दूसरा जू बने तो थोड़ा सा यूनिक बने। तो हम लोग उस पर ये प्रयास कर रहे हैं कि देश में कहीं भी विदेशी जानवरों का स्पेशल अलग से जू नहीं है, तो हम लोग एग्जोटिक जू बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पे काम आगे बढ़ चुका है। साउथ अफ्रीका से कई जानवर आने हैं और उसमें कई राउंड बातचीत भी हो चुका है और हमको लगता है कि बहुत जल्द इस काम को हम लोग कर पाएंगे। और इस पे विभाग का पूरे अधिकारी लगे हुए हैं, जोर शोर से इस पर काम चल रहा है। ये देश का पहला होगा जो बिहार के अररिया में होगा। तो देश में पहला होगा और बिहार के अररिया में विदेशी जानवरों का चिड़ियाघर बनेगा। ये बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए शायद अनूठा होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।